लोकगीत से हम में से हर एक का जुड़ाव आज भी है। चूंकि हम भारतीय हैं, आज भी भारत में किसानी सभ्यता और संस्कृति व्यापक है, बड़ी है। गांव कस्बे का जीवन जिंदा है। इसलिए कहीं न कहीं लोक से हमारा संबंध बना हुआ है। इसलिए माइग्रेंट होने के बावजूद, विस्थापित होने के बावजूद, शहर और गांव के बीच की दीवार बन जाने के और विकसित हो जाने के बावजूद हमारी शहर की जड़ भी गांव में किसी न किसी रूप में रही है। और जो शहर हमारा है, आप देखें तो गहरे स्तरों पर शहर गांव से, हमारे देश का शहर, हर शहर गांव से घिरा हुआ है और गांव से आवाजाही शहर की खत्म कभी होती नहीं है। इसलिए शहर के भीतर भी आप देखेंगे कि आप शहर के भीतर भी ये देखेंगे कि कहीं न कहीं और गांव का एक तार जुड़ा हुआ रहता है। लोकगीत के संदर्भ में बातचीत करने के पहले मैं इस विषय की सैद्धांतिकी पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। मैं देखिए, लोक शब्द को लेकर उपनिवेशवाद के दौर में बहुत सारा डिबेट हुआ है। उपनिवेशवाद के दौर में एक ऐसी स्थिति बनी, ऐसी अवस्था आई जिसमें कि लोक से पहली बार हमारा कटाव शुरू हुआ और इस लोक से कटाव के क्रम में लोक पर अध्ययन भी शुरू हुआ। हम जानते हैं कि 250-300 सालों की जो हमारी गुलामी रही, वह गुलामी, उस गुलामी ने हमारी कृषि संरचना को तबाह कर दिया। खास तरह का सामंती ढांचा बना। उद्योग धंधे तो नहीं आए, लेकिन 3 चीजों का खास तरह से उपनिवेशवाद के दौर में विकास हुआ। एक तो उपनिवेशवाद ने मशीन की सभ्यता को केंद्र में लाया, पश्चिमी ढंग की मशीनी चेतना को भी हमारे यहाँ लाया, जिससे प्रकृति से हमारा संबंध टूटा। और दूसरी चीज, जो पुराने ढंग की का गांव था उसको तबाह किया गया। तीसरी चीज, जो श्रम की धारणा थी हमारे यहाँ, उसकी नई परिभाषाएं आई सामंती ढांचे के भीतर। दूसरी चीज जो हुई वह मध्य वर्ग का उदय हुआ। यह मध्य वर्ग के उदय ने, मध्य वर्ग जो होता है वह वाचिक क्रम होता है, स्मृति पर आधारित क्रम होता है, जो आधुनिकता की बुनियादी अद्यतन विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में जो भी उसके तत्व हैं वो वहां पर दिखाई पड़ता है। तो ये जो मध्य वर्ग और शहर की तरफ आया हुआ, तो एक कटाव तो ये हुआ। और तीसरा जो राष्ट्रीयता आई, राष्ट्रवाद आया, लोक गांव हमारी स्मृति की जो सदा से चली आ रही थी चीजें, उसको दूसरी दिशा में फोकस किया, बड़े स्तर पर फोकस किया। इन चीजों के कारण, और इस बात को नामवर सिंह जी ने विस्तार से अपने लोक अध्ययन नामक निबंध में जिक्र किया है। अब आप देखिए कि हुआ यह कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने एक तरफ लोक का खात्मा हो रहा था हमारे देश में, दूसरी तरफ खास करके लोक संस्कृति और लोक के जो 5 प्रमुख रूप हैं उनका खात्मा हो रहा था। दूसरी तरफ अध्ययन करना अंग्रेजों ने शुरू किया। ईसाई मिशनरियों ने हमारे देश में लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक भाषा, इस पर काम करना शुरू किया। और वे ब्रिटिशर्स
जो आए थे, चाहे वो ग्रियर्सन हो, चाहे वो विलियम क्रूक हो, इन विदेशियों ने बहुत गहराई से लोक का अध्ययन हमारे देश में शुरू किया, लोक साहित्य, लोक भाषा, लोक संस्कृति का। इसके आप जानते हैं कारण स्पष्ट थे कि वे इस देश की चेतना, इसके मानस, इसके मनोविज्ञान को वो समझना चाहते थे और इस पे रूल करना चाहते थे। मिशनरियों का भी अपना था कि किस तरह से उन अपने धर्म का विस्तार वो करें इस देश के भीतर। तो इसके लिए लोक भाषा में जाना था और लोक भाषा के माध्यम से उसके जो भी तत्व थे, उन तत्वों की समझ से वो उस मानस, उस मनोविज्ञान को पकड़ना चाहते थे। 20वीं शताब्दी में हुआ यह कि इन सब से अलग हट करके हमारे साहित्य के लोगों ने, संस्कृति के लोगों ने इस पर विस्तार करना शुरू किया। और आपको आप जानते ही हैं कि हिंदी में भारत की जो जितनी लोक भाषाएं हैं, इन लोक भाषाओं का लोक संस्कृति और लोक साहित्य से कितना गहरा संबंध है, ये अभी बताने की जरूरत भी नहीं है। आपका पूरा का पूरा अपना जो भक्ति काल है, वह अपभ्रंश, जिस अपभ्रंश साहित्य पर या लोक 10वीं 11वीं शताब्दी में जो भारत की लोक भाषाएं उग रही थी, उनके तत्वों से यह भक्ति काल निर्मित हुआ। चाहे मैथिली में मिथिला से विद्यापति आ रहे हों, या आप देखें कि इधर अपभ्रंश का लिटरेचर आ रहा हो, यहाँ तक कि ढोला मारू मारू दोहा जैसी किताबें भी आपके यहाँ उपलब्ध हैं। तो ब्रिटिश काल के पहले पूर्व औपनिवेशिक दौर में हमारा जो लिटरेचर है और जो हमारा लोक लिटरेचर था, दोनों के बीच, यानी शिष्ट और लोक लिटरेचर के बीच कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। रीतिकाल के कुछ हिस्से को हटा दे तो वह लगभग एक दूसरे से निर्मित होता था। इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं कि भक्ति काल के अधिकांश, एक बड़ी संख्या में जो कवि हैं वे निरक्षर हैं। आप ध्यान रखिए कि जो हमारा लोक साहित्य है, लोक गीत है खास करके, वह वाचिक और मुद्रित इन दोनों रूपों में आज हमारे सामने है। लेकिन इसका एक विराट वाचिक रूप आप भारतीय कविता में और हिंदी कविता में है, और लगभग लोकगीत से वह संपृक्त है। लोकगीत ही नहीं, लोक के जितने तत्व होते हैं, विष्णुदेव उपाध्याय ने 5 तत्वों की लोक की बात की है, तो वो 5 तत्व वहां पर साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन उपनिवेशवाद के दौर में ये चीजें बिल्कुल दरक जाती हैं, कट जाती हैं। पूरा भारतीय शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य में दो भागों में हमारा साहित्य बट जाता है, चेतना बट जाती है, और लोक को एक तरह से समझिए कि उपेक्षा की दृष्टि से, उदासीनता की दृष्टि से, गंवारपन की दृष्टि से देखा जाने लगता है। इसके जो कारण है 3 तो हमने बताए ही, कि राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग और जो एक औपनिवेशिक जो ढांचा हमारा बनता है, वो तो मशीनी सभ्यता का वो तो था ही। इसके परिणाम होते हैं कि प्रिंट हमारे बीच आता है, और प्रिंट की सभ्यता ने, प्रिंट की आधुनिकता ने इस पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। जितनी बड़ी भलाई हमारी चेतना की है, सभ्यता और समाज की चेतना की, उससे कितना बड़ा नुकसान किया है, या कोरोना काल तो उसी को लेकर पूरी दुनिया में डिबेट का विषय बना हुआ है कि हम प्रकृति और जीवन के संबंधों को, हम पर्यावरण और जीवन के संबंधों को, हम गांव और जीवन के संबंधों को, हम किसानी और जीवन के संबंधों को फिर से परिभाषित करेंगे या नहीं करेंगे, और इस पर मानव सभ्यता का भविष्य तय होता है। तब आज हम जहां पहुंच गए हैं उस दृष्टि से देखें तो आप देखें कि उस 20वीं शताब्दी में हमारे बीच राम नरेश त्रिपाठी, देवेंद्र सत्यार्थी जैसे लोग आते हैं पहली दौर में, जिन्हें प्रेरणा मिलती है कि हमें सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से, ब्रिटिश औपनिवेशिक दृष्टि से नहीं, बल्कि और राष्ट्रवादी दृष्टि से भी नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से, समाज के जो सवाल हैं, मसले हैं, उस दृष्टि से गीतों को
जुटाया जाए बल्कि लोक साहित्य को जुटाया जाए। इस संदर्भ में थोड़े बहुत काम राम नरेश त्रिपाठी ने काफी काम किए। उन्होंने लोकगीत का नाम ग्राम गीत दिया। उन्होंने कहा ग्राम गीत, और ढेर सारे संकलन हुए अवध के क्षेत्र में और भोजपुर के क्षेत्र में घूम घूम करके उन्होंने अपना जीवन दिया और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में उनका योगदान है। देवेंद्र सत्यार्थी ने भी प्रकृति और जीवन से जुड़े हुए जो बिखरे हुए गीत थे, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक यह बात तय हो गई कि हिंदी में जो साहित्य बन रहा है वह शिष्ट साहित्य है, वह एलिट साहित्य है, वो पश्चिम से गहरे रूप से प्रभावित साहित्य है। और वह दिन दूर नहीं कि अगर मशीन की सभ्यता इसी ही विकसित हुई। आप जानते हैं कि उद्योग और मध्य वर्ग के प्रभाव से अपने यहाँ छायावाद जैसा युग जो पैदा हुआ और प्रकृति की तरफ जो गहरी उसकी रुचि और जुड़ाव है, वह जुड़ाव दरअसल प्रकृति से गहरे टूटन के कारण है और मशीन और उद्योग और मध्य वर्गीय सभ्यता के गहरे दबाव के कारण है। लेकिन वह जो शिष्टपन है उसमें लोक के वे तत्व नहीं आ रहे थे जो तत्व आने चाहिए। दूसरी तरफ आप देखें कि इन छिटपुट कवियों ने, लेखकों ने जो प्रयास किए वे प्रयास बहुत सफल नहीं हुए। लेकिन 1940 के दशक में जब किसानों और मजदूरों का संघर्ष भारतीय संस्कृति के केंद्र में आया, गांधी जी का स्वदेशी बहुत गहरे रूप से गांव से जुड़ा और वो आंदोलन का हिस्सा बना, उस दौर में आप देखिए कि साहित्य के भीतर भी एक विराट रूप से लोक गीत संस्कृति को लेकर, खासकर लोक गीत को लेकर के, लोक कविता को लेकर के, यानी शिष्ट कविता और लोक कविता के बीच की दीवार को तोड़ने की कोशिश पहली बार होती है। और वह कोशिश इस तरह से दिखाई देती है जिसे हिंदी में हम प्रगतिवाद कहते हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में अगर आप घुसते हैं तो नागार्जुन की कविताओं का एक विराट हिस्सा लोक के ठाठ से बना है। सामाजिक यथार्थ के जितने रूप हो सकते हैं, स्त्रियां हैं, श्रमिक हैं और जाति और वर्ण व्यवस्था का ढांचा है, वहां पर तीज त्योहार हैं और प्रकृति के लोक रूप हैं, वो सब वहां दिखाई देते हैं। उतना ही नहीं, त्रिलोचन ने तो अमोला नाम का संग्रह ही लिखा, अवधि में पूरा का पूरा एक छंदी दिया और संग्रह तक का नाम मैं उस जनपद का कवि। दरअसल लोक, आगे मैं इस पे बात करूंगा, लोक गीत का और लोक संस्कृति का जनपदीयता से और लोक साहित्य का क्या संबंध होता है, इस पर नए सिरे से बहस करने का समय फिर से आ गया है, मुझे लगता है, जो कि 20वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में चला था। अब देखिए चौथे दशक में हमें, जब आज हम लोक गीतों के सामाजिक यथार्थ पे बात करते हैं तो उसके समाज शास्त्रीय, ऐतिहासिक और जनपदीय अध्ययन पे जो काम हुए हैं उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं और हमें अपनी विरासत से थोड़ी विरासत को साथ रखना चाहिए। वो इसलिए भी कि आधुनिकता की बुनियादी विशेषता स्मृति का ध्वंस है, बल्कि आधुनिकता जब उत्तर आधुनिकता के इस दौर में, भूमंडलीकरण के इस दौर में पहुंची है तो भूमंडलीकरण स्मृति के विनाश का सर्वाधिक सभ्यतागत उच्चतम बिंदु है। हम सभ्यता में कभी भी इतने ज्यादा अपनी ही जड़ों से कटे हुए नहीं हुए थे। अपनी भाषा, अपनी मिट्टी, अपने संस्कार, अपनी जीवन पद्धतियां, अपने ही पर्व त्योहार, यहां तक कि हम हिंदी के दिन, महीनों, नक्षत्रों, ग्रहों से कट गए हैं हम और अंग्रेजी के हिसाब से हम काम लेते। तो लोक का चूंकि स्मृति से गहरा संबंध होता है तो जो स्मृति का विनाश होता है, और जाहिर है कि इस मशीनी और औद्योगिक सभ्यता के कारण होता है। अब तो औद्योगिक या उत्तर औद्योगिक समय है, यह एक बाजार की सांस्कृतिक गतिविधियों का समय है, तो इसमें तो और विध्वंस बहुत ज्यादा है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक चीज हुई है कि डिजिटल मीडियम आया है, उसने आधुनिकता के एलिट और लोक विरोधी तत्व को
विचार को खंडित भी किया है। यह हमारे लिए पॉजिटिव है। हम सब बहुत निराशा के बीच एक आशा की उम्मीद यही है कि आज लोकप्रिय यानी लोक और एलिट के बीच का संबंध साहित्य के भीतर से खत्म हो चुका है। अब किसकी किताब कितनी बिकती है, कौन सी रचना बिकेगी, या कोई आलोचक तय नहीं करता है, कोई प्रकाशक तय नहीं करता है, या पाठक तय करता है, या डिजिटल मीडियम तय करता है। आज हजारों लाखों करोड़ों लोक साहित्य की चीजें दुनिया भर में और हिंदी में भी डिजिटल माध्यम से, देखिए लोक की एक विशेषता वाणी भी होती है। वाणी, जो वाणी है, शब्द है, वो लिखित नहीं, उसका वाचिक रूप, यह वाचिक रूप को समेटने में ये जो डिजिटल मीडियम है, और आज जो ये हमारा उत्तर आधुनिक और साइबर सभ्यता जिसे हम कहते हैं, यह है, वह समेटने में सक्षम है। इसी कारण से आज एक संभव ये हुआ है कि लोक और एलिट के बीच की दीवार गिर गई है और एक नए फ्यूजन से नई रचनात्मकता भी पैदा हो रही। लेकिन इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में जो कुछ बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी बनारस में थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक साहित्य को लेकर के और खासकर लोक गीतों को लेकर के गहरा चिंतन किया था। इस ओर लोगों का कम ध्यान जाता है। उन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक दिलचस्प चीज थी कि राम नरेश त्रिपाठी ने जब लोकगीत को ग्राम गीत कहा, लोक को जन से ग्राम से जोड़ा, इसको खंडित किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसमें सुधार किया और वे अपने चिंतन में इस बात को जोड़ते हैं कि लोक जो है वह केवल ग्राम नहीं है, वह जनता और जनता का जो जनसाधारण का सामूहिक हृदय तत्व है, सामूहिक बोध है। वह पूरा का पूरा वह अनुभव जनता का अनुभव बोध है, जिस अनुभव बोध से जो भी रचनात्मकता हमारे बीच आती है वह लोक की रचनात्मकता है, और जो उसका संगीतात्मक और पद्यात्मक रूप आता है वो लोकगीत है। इसलिए हम उसे ग्राम तक ही सीमित नहीं करें, वो शहर में भी हो सकता है, वो लोक कहीं भी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात पर जोर देते हैं, वे कहते हैं कि लोक शब्द आया है संस्कृत से, जिसका अर्थ होता है दिखाने वाला। दिखाने वाला, तो यह जो दिखाना है और उसी से लोग बना है। पीपल शब्द जो है, जिसे आजकल कहते हैं वी पीपल ऑफ द इंडिया, दरअसल लोग ही लोग हैं। तो लोग का समुदाय, लोगों के समुदाय का जो सामूहिक अनुभव है वही लोक है, और उसमें जो रचा बचा रचनात्मक, उसका पद्यात्मक रचनात्मक संगीत में रूप है, वह लोकगीत है। इस तरफ वो ध्यान देते। उसी दौर में इस थ्योरी को गढ़ने के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल का काम बहुत बड़ा है। वासुदेव शरण अग्रवाल जनपद, आप ध्यान रखिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वी पुत्र में जनपदीय कार्यक्रम की, लोक कार्यक्रम की एक रूपरेखा पेश करते। ये सब चीजें आज खत्म हो गई हैं। मुझे खुशी होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू के हिंदी विभाग के एक पत्र के रूप में कम से कम लोक साहित्य, लोकगीत, लोक रचना जिंदा है, वो स्मृति जिंदा है। वो चीजें बचाने की कोशिश अभी है, जहां से हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो कुछ समिति बनाने की बात की थी, उसमें 8 समितियों की स्थापना की बात की थी। उन्होंने कहा था कि लोक साहित्य और लोक संस्कृति को बचाने के लिए हमें लोक भाषा समिति जिले जिले में गठित करनी चाहिए। हर जनपद में लोक भाषा समिति, दूसरी लोक भूगोल समिति, तीसरी पशु पक्षी समिति, चौथी वनस्पति समिति, पांचवी जन विज्ञान समिति, और छठी ग्राम गीत समिति, सातवीं इतिहास पुरातत्व समिति, और 8वीं कृषि उद्योग समिति। ये जनपदीय समितियों की मांग, जिसके आधार पर लोक अध्ययन हो, उसमें एक लोकगीत की वो चर्चा करते हैं। उसी दौर में
बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत में बड़े पैमाने पर लोकगीत को जगह देते हैं और एक आंदोलन की तरह उसको चलाने की कोशिश करते हैं। और तो और रविंद्रनाथ टैगोर ने ग्रामों की रसधारा सूख रही है इस शीर्षक से लेख लिखा और कहा लोकगीत को बचाए जाने की क्यों जरूरत है। ध्यान हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीत जो कविता है उस कविता में बंगाल के लोकगीत का, बाउल गीतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सारी चीजें उस दौर में आती हैं। बाद के दिनों में कृष्णदेव उपाध्याय विस्तार से लोक संस्कृति की भूमिका, लोक संस्कृति की रूपरेखा जैसी किताबों में ये लोक के, खासकर हिंदी में लोक के ढांचे को खड़े करते हैं और वे 5 भागों में इसको बांटते हैं कि लोक संस्कृति जो है उसके 5 क्षेत्र होते हैं और उसमें से एक क्षेत्र लोक साहित्य होता है। उस लोक साहित्य के जो 5 भाग होते हैं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट और लोक सुभाषित, इनमें से लोकगीत को वह बहुत ही महत्व देते हैं। और लोकगीत में वे कहते हैं कि जो लोक संस्कृति के जितने तत्व, सामाजिक तत्व हैं वो लोकगीत में उपस्थित होते हैं। कुछ सामाजिक तत्वों में वो बात करते हैं कि लोकगीत में लोक विश्वास, सामाजिक यथार्थ का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा लोक विश्वास होता है। आप किसी भी लोकगीत को उठाएं, जो हिंदी की 6-7 बड़ी लोक भाषाएं हमारी हैं आज की, और वो छत्तीसगढ़ से लेकर के हिमालय की तराई तक है और वहां हरियाणा से लेकर के सुदूर बिहार तक हैं। आप इन लोक भाषाओं को आप उठाएं और इनके लोक गीतों का अध्ययन करें आप, जिस पर बहुत सारी सामग्री हिंदी में अब आई हैं और हमारे सामने उपलब्ध हैं। लोक विश्वास जो सामाजिक यथार्थ का, जो स्मृति का इतिहास है, गांव का इतिहास है, जो किसान का इतिहास है, जो श्रमजीवियों का इतिहास है, कॉमन मैन का इतिहास है, उसमें लोक विश्वास बड़े पैमाने पर रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लोक गीतों के सामाजिक यथार्थ के अध्ययन में वे लोक विश्वास के अच्छे और बुरे परिणामों के विश्लेषण में बहुत गहराई से नहीं जाते। हमें ग्रामसी की वह बात याद रखनी चाहिए कि जो लोक होता है वह लोक का अच्छा और बुरा दोनों रूप होता है। वो कहते हैं गुड सेंस और कॉमन सेंस। लोक में कॉमन सेंस होता है, उस कॉमन सेंस में अच्छे सेंस और बुरे सेंस ये दोनों हो सकते हैं। आप देखिए लोक विश्वास के भीतर फंसेंगे, वहां डाइन है, वहां पर ओझा है, वहां पर भूत प्रेत हैं, वहां पर पाखंड है, बहुत सारी चीजें लोक की हैं जो समाज के लिए अवरेण्य है, जो जिन्हें खारिज करना चाहिए, जो हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है। तो लोक विश्वास का बहुत बड़ा दायरा है, ये लोकगीत में आप दिखाई देंगे। जैसे लोकगीत में आप अभी चर्चा कर रहे थे, रामनेश त्रिपाठी की भी याद आई। तिवारी जी शुरू में संचालन में उन्होंने कहा, मैं बिहार के जिस गांव से आता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर का वो गांव है, वो उस गांव में मैं जब पैदा हुआ तो मेरा टोला सबसे ज्यादा निरक्षर था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे टोले में सबसे ज्यादा ढोल हैं, मेरे टोले में सबसे ज्यादा मृदंग, झाल और गीतहार जिसे कहते हैं, गीत गाने वाले। अब वो गीत गाने वाले की जो लोकप्रियता थी, वो किन किन दिशाओं में जाते थे लोक विश्वास के, तो घर में शादी विवाह से लेकर के जितने संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में यह लोक विश्वास बोलता है। हमारे दीह के देवता, हमारे कुल के देवता, हमारे कुल की देवी, हमारे गांव के देवी, इन पे बने हुए गीतों को वहां वो गाते हैं और बुलाकर ले जाते हैं। फिर पशुओं को लेकर उसकी सुरक्षा, संरक्षा, उसके गर्भधारण, तमाम चीजों, स्वाद, सब कुछ को लेकर। फिर मेरे गांव में भगवती है और वह लोक भगवती हैं, लोक माता है वो एक तरह से, और इतना ज्यादा गहरा लोक विश्वास है
कि सर्प काटने पर और तमाम तरह की बीमारियों से निजात, यहाँ तक कि किसान को खेत में हजारों साल से हमारे देश के किसान मानसून पर निर्भर रहे हैं। लोकगीत में मानसून भरा हुआ है, 12 ऋतुएं भरी हुई है। बल्कि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि संस्कृत में 6 ऋतुएं होती हैं, पर हिंदी में 12 मासा का जो चलन है वह संस्कृत का नहीं है, ये एलिट का नहीं है, वो सीधे सीधे हमारे ग्राम समाज का है। जायसी ने सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग किया है। तो वो चीजें वहां दिखाई देती हैं। ये लोकगीत में आप विस्तार से देख सकते हैं और भरे हुए हैं। और बचपन से ही मैं उन गीतों को गाता भी रहा, सुनता भी रहा। उसके साथ साथ जो लोक संस्कार है वो भी लोकगीत में, जो लोक संस्कृति के एक बहुत बड़े अनिवार्य अंग हैं, जो लोकगीत में पाए जाते हैं। तीसरी चीज जो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, यह भी लोकगीत के सामाजिक यथार्थ के, तो देखिए धर्म समाज का एक अनिवार्य और अविच्छिन्न हिस्सा। इसलिए लोक में आपको धार्मिक गीतों की बहुतायत है, आप उसे देख सकते हैं। इस तरह से इतना ही नहीं, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं और विचार हैं और स्थितियां हैं, वह लोकगीत में भरे हुए हैं। जो श्रम के गीत हमारे हैं, वो श्रम के गीतों में किसानी के जो गीत हैं हमारे यहाँ, आप रोपनी से शुरू कर, रोपनी, उसके बाद जो है निकौनी, कटनी, दौनी, और दौनी के बाद फसल के उत्सव, और इन सब से जुड़े हुए जो श्रम के उत्सव के जो गीत, केवल उत्सव के नहीं, श्रम के और श्रमिक के जीवन की विभिन्न गतिविधियों, संघर्षों, दुखों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति यहाँ पर है। एक तरफ इन लोक गीतों में श्रम के संघर्ष की अभिव्यक्ति है, तो दूसरी तरफ उसकी आकांक्षा, जो डिजायर है और स्वप्न जो है, जीवन कैसे जीना है, उसकी भी उपस्थिति है। स्टेफन कॉर्डवेल कविता के विश्लेषण में वे कहते हैं कि लोकगीत जो होता है वह उसमें छंद और उसमें संगीत और उसमें खास तरह का बंधन अनिवार्य होता है। वो 2 बातें महत्वपूर्ण कहते हैं इस संदर्भ में कि देखिए, एक तो फसल के कटने के बाद ही फसल का उत्सव होता है, और उस रचना कब पैदा होती है? रचना तब पैदा होती है जब लीजर टाइम होता है, गैप होता है, और एक स्मृति होती है। रचना के लिए 2 चीजें, समय का की एक स्मृति और कल्पना के लिए खाली जगह। ये 2 चीजें जब तक मनुष्य की चेतना में नहीं होगी, मानव समुदाय की चेतना में, वह समय को नहीं रच सकता है। तो आप देखिए, फसल उत्सव के बाद फसल के बारे में आदिवासी समाज से लेकर के हमारे विभिन्न श्रमशील समाजों में जिस तरह से होते हैं वो उत्सव, चाहे वो छठ के उत्सव हों या होली के उत्सव हों या छोटे छोटे अनेक सतुवानी हों, मकर संक्रांति हो, कुमाऊनी में घुघैती कहते हैं उसे, तो वो सब जो होता है मकर संक्रांति के इर्द गिर्द, तो आप वो देख सकते हैं कि वो किस तरह से वहां उपलब्ध है। दूसरी चीज जो है कि जो किसानी समाज है, किसानी टेक्नोलॉजी पर आधारित जो ढांचा है, उस ढांचे को अगर आप देखते हैं तो किसानी समाज में, ग्राम समाज में एक सामाजिक रिश्तों का बंधन होता है, छंद होता है। तो जिस समाज में सामाजिक छंद होता है, वहीं पर रचना में भी, संगीत में भी, गीत में भी छंद पैदा होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्व औद्योगिक दौर की रचनाएं ज्यादा इपिकल, महाकाव्यात्मक या छंदों में आती रही है, और ये जो औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक सभ्यता में छंद से हमारी जो है चीजें टूटती रही। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारे 20वीं शताब्दी के चौथे दशक से लेकर के अब तक के अनेक रिसर्चरों ने, खोजकर्ताओं ने, साहित्यकारों ने सामाजिक यथार्थ के विभिन्न क्षेत्रों को पकड़ा है
और इसमें से दो बातें उन्होंने जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें निकाली हैं कि अंग्रेजी में जो फोक लोर का अध्ययन हुआ और फोक सॉन्ग का अध्ययन हुआ, उससे हमारा लोकगीत अलग है, हमें अलगा कर देखना चाहिए। वह जनगीत से भी अलग है, क्योंकि जो लोकगीत है, फोक फोक टर्म जो टर्म्स ने दिया था 1880 के आसपास, तो वह फोक जो था वह पुरातत्व की सामग्री, जो यूरोप में चीजें लुप्त हो रही थी, प्रथाएं, रीति रिवाज, चीजें, उसको पुरातत्व है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो लोकगीत है वह लाइव है, वह स्त्रियों के कंठ में। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकगीत को, लोक को बचाने वाले जो सर्वाधिक बड़ा समुदाय है और सृजनशील समुदाय है, वो स्त्रियां और श्रमशील जो कामगार हैं, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो। ये एलिट या मध्य वर्ग, आज तो आलम ये हो गया है कि हमारे विद्यार्थी जिन झुर्रियों, माँ बाप की झुर्रियों को छोड़ करके गांव से आते हैं और फसल बेचकर पढ़ने आते हैं, अब शहर में उन्हें पसीने से घिन आने लगती है और वे गांव लौटना नहीं चाहते। डिजिटल फॉर्म में कुछ चीजें सुन लेते हैं, ये बड़ी चीज है, लेकिन वो स्मृति से गायब। और लोग देखिए डिजिटल रूप में या किताबों में, आधुनिकता ने जैसे बताया, इसे बचाना, एक मिटती हुई चीज को बचाना कहा जा सकता है, लेकिन ये लाइव नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोकगीत का हिस्सा लाइव रहा है, और आज भी जो निरक्षर समाज है, ग्रामीण समाज है, श्रमजीवी समाज है और स्त्रियां हैं गांव की, कस्बों की, वो अपने कंठ में बड़े पैमाने पर लोकगीत को और लोक संगीत को बचाए हुए हैं। और वहीं से कोई ना कोई रास्ता, जो हमारे अध्ययन का रास्ता है, वो मिल सकता है। तो जो लोकगीत हमारा है वो लाइव है, जीवंत है, वो फोक लोर से इसी अर्थ में अलग है। दूसरी चीज, लोकगीत का जो रचनाकार होता है, इस पर जो राम नरेश त्रिपाठी ने भी दिया और कृष्ण बलदेव उपाध्याय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सभी लोगों ने दिया है कि जो लोकगीत और जनगीत में ये अंतर है कि जनगीत जो है उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी अस्मिता हावी होती है। और लोकगीत है, उसमें ऐसा नहीं है कि लोकगीत कोई आकाश से टपकता हो, वह किसी न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा निर्मित होता है। लेकिन जो इसका रचनाकार होता है या जो समुदाय इसका रचनाकार होता है, वह पीछे छूट जाता है, वह प्रतिनिधि उसका नहीं होता है, बल्कि वह उसका सहयोगी हो जाता है। और दूसरी चीज है कि लोकगीत चूंकि वाचिक है, होता है, और जब तक वह वाचिक होता है, उसमें बदलाव की, समुदाय के द्वारा बदलाव, उसके शब्द में, उसकी भाषिक संरचना में, उसके मीनिंग में, सामाजिक यथार्थ की मीनिंग में, जैसे जैसे सामाजिक यथार्थ बदलते रहते हैं, वो आता है। इसी अर्थ में डाम्बर सिंह सही कहते हैं कि लोक साहित्य, जो लोकगीत जो है, वह कोई चिर सनातन चीज नहीं। हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, उसमें भी गतिशीलता होती है, उसमें भी डायनेमिज्म होता है, उसमें भी आगे बढ़ने की, बदलते हुए यथार्थ को जज्ब करने और अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। इस अर्थ में लोकगीत भिन्न होता है। अब कुछ उदाहरण एक दो गीतों से मैं रखना चाहता हूं अंत में आपके सामने। और जैसे कि आप देखें, कुमाऊनी में, जो कुमाऊनी समाज में मकर संक्रांति का जिसे पर्व कहते हैं, लोग जो लोकगीत हैं, वो संस्कार गीत की कैटेगरी में आप उसे रख सकते हैं, श्रम गीत की कैटेगरी में रख सकते हैं, प्रकृति और पर त्योहार जैसे गीतों कैटेगरी में रख सकते हैं। और कृष्णदेव उपाध्याय ने 6-7 कैटेगरी इस तरह की बनाई। कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं जिसमें ये पता चले कि भाषा के भीतर किस तरह से सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। जैसे घुघुतिया गीत मकर संक्रांति के समय कुमाऊनी में होती है। हमारे सामाजिक यथार्थ में, हमारा जो भारतीय समाज का सामाजिक यथार्थ है, उसमें पर्व त्योहार, रीति रिवाज, संस्कार,
ये सब जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो मकर संक्रांति पूस के अंतिम दिन वो सब घुघुतिया एक कौवे के लिए लोक समाज वहां का जो है वह कुछ अन्न बनाता है और दूसरे दिन पितर को खिलाने के लिए, अब पितर है उसमें शामिल हो गया, देखिए पुनर्जन्म भी शामिल हो गया इसमें, वो देता है। और पौष की पूर्णिमा को ये बनता है और माघ को ये खिलाया जाता है। अब वो देखिए कुछ मुहावरे उसके हैं, जिससे हम लोक गीतों का एक बहुत ही लोक सुभाषित जिसे कहते हैं लोकगीत का, जैसे डाक भाग डाक भट्टरी, मौसम विज्ञान को लेकर के कितनी चीजें लिखी और आज भी वो कितनी साइंटिफिक हैं और हमारे उपयोग में मौसम वैज्ञानिक तक उसका उपयोग करते हैं। जहां तक काले कौवा काले अपूसे रोटी माघे खाले, ले कौवा बड़ो मैं के दे सुनाको घड़ो, ले कौवा ढाल मैं के दे सुनाक दाल। इस तरह से काले कौवा काले, कौवा का चित्रण है इसमें। दिलचस्प देखिए, जिस दौर में हम लोग गीत पे बहस कर रहे हैं, हमारे देश से कौवे गायब हो रहे हैं, काले कौवे गायब हो रहे हैं, गिद्ध गायब हो रहे हैं। बनारस में नदियों के किनारे ये गायब इसलिए हो रहे हैं कि जिस मांस को वो खाते हैं वे मरी जो है उसमें ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है, जहर, और उसके बाद जो मांस है उसको खाने के बाद ये पंछी खत्म हो रहे हैं। तितलियां क्यों खत्म हो रही हैं, मधुमक्खियां क्यों, जिस तरह से ये नेटवर्किंग सब आया है, ये इंटरनेट जिससे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं, जाहिर है तो उसके साथ साथ लोग भी खत्म हो रहा है। और उसमें पूस और माघ दो ये व्यंजना है कि एक रोटी है जो पूस में भी है, पूसे रोटी माघे खा, रोटी तो पूस की है, खा रहे हैं माघ में, एक महीने का अंतर है। अब हिंदी में पूस माघ बोलना भी मुश्किल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, औपनिवेशिकता इतनी ज्यादा गहरी है कि चीजें स्मृति से, तो पूस की रोटी माघ में। अब ये व्यंजकता बहुत दिलचस्प है यहाँ पर। देखिए हमारे यहाँ औपनिवेशिक दौर में कुछ चीजों की तरफ मैं श्रमिकों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो श्रमिक रहे हैं हमारे, वो श्रम का उपनिवेशवाद से, इतिहास लोकगीत का इतिहास से, संस्कृति से, श्रम से कैसे एक साथ नाविनालबद्ध संबंध है, इन पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है। एक कविता है जो कि बहती गंगा, लोकगीत है बनारस के पूर्वांचल के इलाके का, जिसमें बहती गंगा में जिसका उपयोग रुद्र जी ने किया है उपन्यास में। अब देखिए ये इस तरह से है, यह मिर्जापुर और पूरे पूर्वांचल में ये गाया जाता रहा और ये औपनिवेशिक दौर में बना हुआ लोकगीत है जिसके रचनाकार का नाम पता नहीं। अरे रामा नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी, सबकर नैया जाला काशी हो विशेषर रामा, नागर नैया जाला काला पनिया रे हरी, आ घरवा में रोबे नागर माई रे बहिनिया रामा, असे जिया पे रोबे बारी धनिया रे हरी। अब यह जो गीत है यह 1857 के, हम जानते हैं कि औपनिवेशिक हमले जब हमारे देश में हुए तो उस हमलों में सबसे पहले कृषि को गुलाम बनाया गया और ब्रिटिश ढंग की जमींदारी प्रथा यहाँ लाई गई और जो हमारा पूरा ग्रामीण ढांचा था, श्रम का संबंध था, उसको ध्वस्त किया गया। गांव की जमीन होती थी, समुदाय में लोग रहते थे, सबका अनाज बंटता था, एक गांव स्वायत्त और स्वतंत्र होता था, उसको खत्म कर खरीद और बिक्री, फसली को नकदी में बदला गया, जमींदार को बड़े बड़े इलाके दिए जाने लगे और जमीन पूंजी जो है वह व्यक्ति केंद्रित पूंजीवाद के दौर में हुई। उस दौर में यह जो कजरी, ये कजरी में है, कजरी सावन के महीने में गाई जाती है और सांस्कृतिक पर्व है हमारे सावन में, तो कई पर्व सांस्कृतिक, रक्षाबंधन और दूसरे कई पर्व आते हैं, तीज वगैरह सब। लेकिन आप देखिए कि इसमें इतिहास भी बोल रहा है, या ब्रिटिश काल के जुल्मों सितम जो पूर्वांचल में हो रहे थे, उस
की उसके दर्द की कहानी है और स्त्री अभिव्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि सबकी नाव मिर्जापुर से कहाँ जा रही है, काशी जा रही है, विशेषर यानी काशी बनारस जा रही है, लेकिन मेरी नाव जो चली है, नागर जो दाता दिन नागर है, यह जो नाव चली है, ये नागर कहाँ जा रही है? यह नागर काला पानी जा रही है। सजा मिली है अंग्रेजी राज की ओर से। किस तरह से लोक के एक व्यक्ति को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दी गई सजा का लेखा जोखा एक कजरी गीत कर रहा है, जो इतिहास के अनेक पन्नों में जिस बात का जिक्र नहीं मिल सकता है आपको, वह इन कविताओं में, इन खास करके इस लोकगीत में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आज जो अंतिम एक दो टुकड़े सुना करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि इन दिनों देश में श्रमजीवियों को लेकर बहुत चर्चा है। कोरोना का समय है, महामारी का समय है। महामारी समय समय पे आता रहा। हमारे देश ने प्लेग जैसी महामारी को झेला 1892 96 97 के आसपास, 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू, और 1850 से 1900 ईस्वी के बीच बीमारी, अकाल और सूखे में 1/4 आबादी हिंदुस्तान की खत्म हो गई थी। 2.5 करोड़ लोग मर गए थे। उस क्राइसिस के दौर में आप देखें, ये जो शीतला माता है, ये शीतला माता चेचक के कारण आई हुई देवी है, आविर्भाव की गई देवी है। और आप देखें कि अनेक गांव में, हिंदी प्रदेश के अनेक लोक में, जनपद में आप देखिए कि जो चेचक के बाद नीम का सम्मान जितना बढ़ा, कि नीम घर घर में, जैसे नाग पंचमी का समय होता है तो लोग नीम तोड़ करके अपने घर में एक लगा देते हैं। अब तो नई पीढ़ी जानती भी नहीं है कि रीति रिवाज की ऐसा क्यों है, लेकिन इसका बहुत गहरा संबंध जो है इन सब महामारी से है, ऐतिहासिक समय से है। तो लोकगीत का इतिहास से क्या रिश्ता बन सकता है सामाजिक यथार्थ के संबंध में? देखिए, श्रमजीवी समाज के दर्द को स्त्रियों ने व्यक्त किया है, और प्रवासी मजदूर के दर्द को जो व्यक्त किया है, उसमें एक ही सामाजिक यथार्थ पर दो तरह के लोकगीत हमें दिखाई देते हैं, जो समय के अंतराल के साथ नए रूपों में उपस्थित होते हैं। जब गिरमिटिया मजदूर इस देश से जाने लगे और सुनसान इलाकों में खेती की जरूरत थी, तब सूरीनाम, त्रिनिदाद और मॉरिशस, तमाम वे जो देश हैं, उन देशों को, फिजी, उन देशों के लोगों की कहानी सुनिए और उनके लिटरेचर को देखिए। अद्भुत अद्भुत लिटरेचर आ रहे हैं। चार चार लोक भाषाओं से बनी हुई एक भाषा अभी फिजी का एक नॉवेल मेरे पास आया है, जिसे मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, और वह नॉवेल इतना बढ़िया है जिसमें कि भोजपुरी भी है, वहाँ का आदिवासी भाषा भी है, अंग्रेजों की जो वहाँ पर फ्रेंच थे, उन फ्रेंच की जो भाषा उससे मिला करके एक भाषा बनी है, और जिसमें पूरा उपन्यास 15-16 साल पहले आया है वह, और जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मजदूर विस्थापित किए गए थे, ये सब जो जहाज से ले जाए गए, ये श्रमजीवी थे, दलित, उपेक्षित और वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर ये थे ज्यादातर, और जो सवर्ण भी थे तो वो बहुत टूटे हुए गरीब थे, जिनके पास किसानी नहीं थी। इन सबको जब ले जाया गया तो उस दौर में बहुत सारे गीत बने, लोक गीत बने, जिनका कोई रचयिता आपको खोजने से एक रचयिता नहीं मिलेगा। उसमें से एक गीत आप सब जानते हैं कि रेल, आज वह चीज, चूंकि रेल बहुत चर्चा में है और मजदूरों और श्रम की चर्चा टेलीविजन से लेके हर जगह हो रही,
वह गीत है कि रेलिया न बैरी जहदिया न बैरी पैसवा बैरी ना हमारा पियावा के ले जाए कि पैसवा बैरी ना। अब ये देखिए इस गीत में स्त्री कह रही है कि रेल बैरी नहीं है, जहाज जो पानी का जहाज है वह भी दुश्मन नहीं है मेरा और मेरे पति का। यह जो पैसा है, यह जो रोटी है, यह जो जीवन जीने का आरंभिक की आरंभिक जरूरत है, वही दुश्मन है। अगर भूख नहीं होती, गरीबी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती तो रेल से हम इतनी दूर नहीं जाते। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि रेल से लोग कट रहे हैं और हमारे मजदूर और किन किन स्थितियों में महानगरों में वो हैं। और दिलचस्प चीज देखिए कि वो उनकी आवाज क्या है कि मैं गांव जाना चाहता हूँ हर हाल में। ठीक है कि हमें सोचना पड़ेगा, हम सब घरों में बैठे हुए हैं, एलिट वर्ग के लोग हैं या सत्ता के जो लोग हैं, उन्हें सोचना, वो कहते हैं कि भाई रुक जाओ अब काम शुरू होने वाला है। दरअसल हमारी शिक्षा पद्धति की ये बुनियादी दोष है कि हमने किसान को, मजदूर को हमेशा आर्थिक इकाई समझा। रोबोट पैदा होने और मशीन पैदा होने हमारे समाज में भरपूर ढंग से आ जाने के पहले ही हमने उन्हें मशीन समझा। हम उन्हें मनुष्य नहीं समझते। वह भी एक पिता है, वह भी एक भाई है, उसकी भी माँ है, वह भी एक पुत्र है, उसका जीवन है पूरा का पूरा। और जो उसका जो चेतना, उसकी चेतना में जो एक सांस्कृतिक बोध है, जो खालीपन, वह जो स्मृति है, जो उसकी याद है, जो उसकी तरफ है, उसकी विरह है, उसका हल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। केवल रोजी रोटी तो उसकी प्रारंभिक आवश्यकता है। रोटी मनुष्य की आवश्यकता है, आकांक्षा नहीं है। मनुष्य कुछ और चाहता है और आकांक्षा, उस धान जो है मनुष्य की आवश्यकता है, गान उसकी अपेक्षा है। इसलिए जब हाथ से मनुष्य धान रोपता है तो मुंह से, कंठ से उसी समय एक गीत भी फूटता है। तो यह जो गीत फूटता है, यह गीत दरअसल उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। आप देखिए कि किस तरह से अब बाद के दिनों में वही गीत जो है बदले हुए लोकगीत आए हैं कि पानी बरसे रेलिया बैरी पिया को लिए जाए, जौने सहरिया को बलमा मोरे जई हैं, रे सजना मोरे जई हैं, आगी लगे शहर जल जाए रे, रेलिया बैरिन पिया को लिए जाए रे, जौन साहबा के सैया मोरे नौकर, रे बलमा मोरे नौकर, गोली दागे घायल कर जाए रे। अब देखिए ये दिलचस्प है कि वह शहर बैरी है, वह उस स्त्री के लिए जो दर्द है, जो मनोभाव उसका है, उस मनोभाव में वह शहर वो बैरी की तरह है जो उसके पति को लेकर जा रहा, उसके घर परिवार को छोड़ करके। अरुण प्रकाश की कहानी भैया एक्सप्रेस मुझे याद आ रही है, जिसमें किस तरह से बरौनी से वो मजदूर जाते हैं पंजाब और गायब हो जाता है, वो लौट कर नहीं आता और उसका पूरा परिवार खोजने जाता है, निराश होता है और बहुत त्रासदी से भरी वह भैया एक्सप्रेस कहानी। तो ये शहर, और उतना ही नहीं, एक प्रतिरोध की जो चेतना होती है लोकगीत में, गहरे प्रतिरोध की चेतना होती है श्रम गीत में या किसी भी तरह के गीत में, उसके रूप अलग अलग होते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए लोकगीत के सामाजिक यथार्थ की खोज में जब हम सामाजिक विभिन्न संघर्षों की कोटियां उसमें बनाते हैं तो उसमें प्रतिरोध की जो कोटि होती है वो आकांक्षा और स्वप्न से जुड़ी होती है। और लोक गीत में प्रतिरोध अनिवार्यता होता है। वो अनिवार्यता इसलिए होता है साहित्य में या लोकगीत में क्योंकि सत्ता शोषणकारी होती है, कोई भी सत्ता जो है, और शोषण रचनात्मक नहीं हो सकता है, ध्वंसात्मक हो सकता है। के विरुद्ध जो कुछ बनता है लोक में, अपराध गीत में, वह प्रतिरोध इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रतिरोध रचनात्मक होता है। प्रतिरोध की कुछ बुनियादी विशेषताएं होती हैं जो लोकगीत में दिखाई पड़ती हैं। जैसे
प्रतिरोध कल्पनाशील होती है, प्रतिरोध जो होती है वह मारक भी, असहमति उसमें होती है, मारकता भी उसमें होती है, और उसमें किसी भी चीजों के विरोध करने की शक्ति होती है। ये लोकगीत में आपको आसानी से दिख सकता है। आप देखेंगे कि लोकगीत जो है आख्यान है उसमें, और एक चीज और कि जो शिष्ट साहित्य है, लोकगीत कई तरह की आजादी और कई तरह के प्रतिरोध को, स्वातंत्र चेतना को और प्रतिरोध को रचता है। जैसे लोकगीत शिष्ट साहित्य की तरह व्याकरण को नहीं उसमें होते हैं, लेकिन वे छंद बिल्कुल अगन मगन तगन या मीटर पे आधारित नहीं होते। तो यह जो मुक्ति है, छंद की मुक्ति, यह जो है भाषा की जो विविधता है, लोकगीत की भाषा हमेशा जीवन से आती है, श्रम से आती है, वो एकेडमिक भाषा नहीं होती है। और वह वहां से जो मशीनें या जो हाथ काम कर रहे हैं, या जो भाव और वस्तुओं के बीच का संघर्ष चल रहा है, उसके बीच से वो भाषा निकल करके आती है। और लोकगीत में मनोविज्ञान भी जबरदस्त होता है। तो ये जो सामाजिक यथार्थ हैं, उसके अनेक पहलू हैं। निरंतरता और इतिहास बोध भी उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। और मुझे लगता है कि काफी समय मैंने ले लिया, और और मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब संचालक जी को बुलाना चाहता हूँ, आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रामज्ञा जी आपके इस गंभीर और विचारोत्तेजक व्याख्यान के लिए। बहुत सी बातें हमें सीखने को मिली और बच्चों को भी इससे काफी लाभ हुआ होगा। समाज में लोकगीतों का की क्या सामाजिकता है। अब मैं छात्रों से और अपने सहयोगियों से भी और अपने सारे मित्रों से अनुरोध करता हूं कि अगर कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो वे जरूर रखें, या तो लिख दें या पूछना है तो स्वयं पूछ लें। रामज्ञा जी, मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह। जी 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 सर। हाँ, मैं आपसे, असल में जो आपने गीत सुनाया बहुत ही अच्छा एक याद दिला दिया। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जौने सहरवा में पिया मोरे नौकर, बरसे पनिया शहर बह जाए रे, जौने मलिकवा के, हाँ, बह जाए रे, जौने मलिकवा के पिया मोरा नौकर, पड़ जाए छापा पुलिस धर जाए रे। आप देख रहे हैं कैसे कैसे जो है अलग अलग रूपों में वही गीत आ रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोविड-19 के बाद ये गीत जो है फिर बदलेगा। रेल क्या है, मुझे लगता है कि लोक स्मृति में एक दूसरे ढंग से आएगी। और बहुत ही जबरदस्त रोचक आपका व्याख्यान रहा, बहुत ही। नहीं, कोई सवाल और हो तो पूछें आप लोग। एक प्रश्न मैं श्रीधरम पूछना चाह रहा हूँ। जी जी सर। हाँ श्रीधरम जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कि आपने काम भी काफी किया है, तो लोकगीत और जो किसान आंदोलन खास करके शहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, और उसमें राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और भी बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, तो उस आंदोलन में लोकगीतों की क्या भूमिका रही? थोड़ा उस पर प्रकाश डाले तो बेहतर होता। जी 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 जी। श्रीधरम जी, कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर में जो किसान आंदोलन चले, खास करके राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों का अध्ययन मैंने किया, और लगभग 2000 लोकगीत, जनगीत, जन कविताएं, सब चीजों को मिलाकर मैंने संग्रह किया घूम घूम कर। तो उसमें जो लोकगीतों की कैटेगरी है वो बड़ी दिलचस्प है कि जो पारंपरिक लोकगीत थे, वे लोकगीत, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि बाबा नागार्जुन का एक उपन्यास है बलचनमा। बलचनमा में एक गीत अंतिम के कुछ पन्नों के पहले आता है, जो किसान सभा होती है जिसमें गाया जाता है
और वह गीत है कि फिकिरिया मरलक जान रे जमींदरवा लेलक प्राण। अब यह उपन्यास जब लिखा गया और उसमें इस गीत की चर्चा हुई तो बाबा नागार्जुन कहीं से जिक्र नहीं करते हैं, और पूरे गीत के ढांचे में यह है कि किसान का शोषक जमींदार है, किसान का शोषक पूंजीपति है, किसान का शोषक गांव का बनिया है, और बैल बेच करके किसी भी बैल बेचकर, खेत बेचकर और घर का जो भी सामान है वह बेच करके जबरदस्ती लगान वसूला जाता है। ये इसका दर्द है। यह दिलचस्प है कि मुझे एक चीज आकर्षित हुई कि उपन्यास में एक लोकगीत, एक गीत का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं नागार्जुन, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जब ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जब मैंने राहुल, ये मैथिली भाषा के क्षेत्र की घटना है, दरभंगा के आसपास जो है वो किसान संघर्ष की कहानी है इसमें, जब मैंने राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा तो राहुल सांकृत्यायन की चर्चा छूट गई। राहुल सांकृत्यायन ने लोक साहित्य की रचना के लिए बहुत बड़ा काम किया हिंदी में। राम नरेश त्रिपाठी की चर्चा हमने की और हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सन अग्रवाल की, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी के बाद तो बड़ा काम है वो राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी में 8 नाटक लिखे और 8 नाटक हुए हजारीबाग जेल में उन्होंने लिखे, और वे नाटक खेलने के लिए, और पूरा छपरा सिवान का भोजपुरी का इलाका था, वे नाटक खेले जाते थे। भिखारी ठाकुर की चर्चा, महेंद्र मिश्र की चर्चा पहले ही हो गई। भिखारी ठाकुर का पूरे उपनिवेशवाद के ढांचे में क्या योगदान है, और वह भी एक श्रमशील, वो जो भिखारी ठाकुर का जो पूरा का पूरा वर्ग है, वह वर्ग खेतीहर मजदूर का वर्ग है, वहीं से आता है और पुराने ढंग से खेती से जुड़ा हुआ, इसलिए वो पीड़ा भी वहां खूब दिखाई देती है। लेकिन मैंने देखा कि जो कविता जो लोकगीत नागार्जुन के उपन्यास में है, वही 5, 6, 7, 8 साल पहले 1942 के आसपास राहुल सांकृत्यायन के नाटक में है। तो मुझे लगा कि राहुल जी ने ये गीत लिखा और वो वहां मैथिली में है, उपन्यास में यहाँ भोजपुरी में है, और उसमें भी शोषण के रूप हैं और थोड़ा सा बदला हुआ है। तो यह जो बदलाव की बात मैंने की लोकगीत की, वो तो एक तो विधा क्षेत्र में देखिए लोकगीत कैसे क्षेत्र को, और मैं बताता हूं कि एक चिनगारी नाम की पत्रिका 1938 में जब्त हुई, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए मगही में, गया में वो जब्त हुई थी, अंग्रेजी शासक ने की थी। उसकी एक प्रति मुझे मिली। जब उसकी प्रति मिली, चिनगारी नाम की वह पुस्तिका थी, तो उसमें भी यह लोकगीत शामिल था। तो एक लोकगीत जो जब्त की गई पुस्तिका से बगही भाषा से निकलकर भोजपुरी में जाता है, क्षेत्र बदलता है, भाषा बदलता है, विधा बदल देता है, अब दूसरी विधा में आता है, और फिर वह तीसरे मैथिली क्षेत्र में जाता है और उपन्यास में। तो मैंने ये देखा कि किसान आंदोलन के दौरान के जो लोकगीत हैं, उसमें स्त्री मुक्ति का प्रश्न, राष्ट्रवाद, लोकगीतों में जो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए एक छोटी सी एक रचना है मगही की, कि स्वराज की कितनी सुंदर परिभाषा 42-43 में इस लोकगीत में है कि सुराज सुराज सब कह है बूधन भाई, केकड़ा के कह है सुराज। सब कोई कहता है कि स्वराज आने वाला, किसान को क्या पता है मजदूर को स्वराज, न कोरोना का पता बेचारे को ठीक से आज चल रहा है, न कल स्वराज का पता ठीक से चल रहा था। बिल्कुल। तो स्वराज आने वाला है, स्वराज आने वाला है, किसको स्वराज कहते हैं ये किसान पूछ रहे हैं, श्रमशील जो है गांव के पूछ रहे हैं। लेकिन जो उत्तर है वह संविधान सभा समिति और उस दौर की राजनीतिक शक्तियों और हमारे डेमोक्रेसी में आज तक जो कुछ हासिल नहीं हो सका, उससे बड़ा उत्तर है। अब उत्तर 2 पंक्तियों में देखिए, वह किसान देते हैं लोकगीत में कि खेतवा के मालिक
किसान सब होई जाई, अब मिलवा के मालिक मजूर सब होई जाई। ओकरे के कह है सुराज हो बुधन भाई, ओकरे के कह है सुराज। आज तक मिल का मालिक मजदूर नहीं हो पाया, किस खेत का मालिक किसान नहीं हो पाया, इसलिए स्वराज नहीं आ पाया। अभी पिछले दिन कल परसों में हमने सुना है कि मजदूरों के लिए 1000 दिन के लिए जो भी श्रम के घंटे थे, जितने कानून थे श्रम के उनकी रक्षा के लिए, जो 100 वर्षों में पैदा हुए, वो सब स्थगित कर दिए। तो स्वराज क्या है, राष्ट्र क्या है, नवजागरण क्या है, जमींदारी क्या है, शोषण क्या है, इसकी सच्ची तस्वीर हिंदी कविता में कम, शिष्ट कविता में कम, उस दौर के जनगीत में ज्यादा पाया जाता है, या पुराने जो लोकगीत थे उनको बदल बदल कर लोगों ने जो गाया समुदाय। और यह किसान आंदोलन के दौर में तो डफली बजा करके तमाम तरह के औजारों के साथ पंपलेट निकाल करके लोग गाते थे। यही मैंने बिजौलिया में देखा, यही अवध के किसान आंदोलन में हमने देखा। अवध के किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र दास मजदूर थे, महाराष्ट्र के थे। एक चीज और मैंने देखी थी कि जो औपनिवेशिक दौर में जो किसान का प्रश्न है, वह दरअसल भारत किसानों का देश कल भी था, आज भी है, और अब तो कल मान लेना चाहिए कि किसान ही हैं जो प्रधानमंत्री के मुख में या उद्योगपति के मुख में एक रोटी जा रही है। आज कोरोना काल में सब कुछ बंद है, केवल रोटी मिल रही है जो खेत से आई। आज के बच्चे को पूछिए तो वो कहेगा पॉपकॉर्न कहाँ से आता है, तो कहेगा कि वो मल्टीप्लेक्स से आता है, मॉल से, मॉल में मिलता है, मॉल तो बंद है भैया। अब बताओ ये तो मकई का लावा कहाँ से आता है, तो किसान से आता है। तो पूरे औपनिवेशिक दौर में लोकगीत में सच्ची और प्रामाणिक औपनिवेशिक दमन की, जमींदारों के दमन की, बनियों के दमन की, और सत्ता की जो दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है, उसकी भी शिनाख्त लोकगीत करता है और बहुत ही मार्मिक अंदाज से करता है। ये मुझे वहां दिखा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये इसलिए भी है कि औपनिवेशिक चेतना ने केवल उपनिवेशवाद ने केवल हमारे देश की भौतिक चीजों को गुलाम नहीं बनाया, उसने हमारी चेतना को गुलाम बनाया। तो जो हमारी चेतना की गुलामी है, उसकी मुक्ति लोकगीत, वह गुलामी मध्य वर्ग पर ज्यादा है, सत्ताधारी वर्ग पर ज्यादा है, पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा है। जो जितना लोक में है वह औपनिवेशिक गुलामी से, उसके मनोविज्ञान से उतना ही ज्यादा मुक्त है। इसलिए ये चीजें मुझे विस्तार से दिखाई देती है। अब एक उदाहरण मैं देता हूं कि डोमिनियन स्टेट हुआ 1937 के बाद जो है चुनाव होना शुरू हुआ, तो सभी राज्यों में एक आंतरिक प्रधानमंत्री होते थे, बिहार में भी। आजकल तो एक ही प्रधानमंत्री होता था, पहले अंग्रेजी राज में हर स्टेट प्रांत में एक प्रधानमंत्री होता था, जिसे आंतरिक विकास, डेवलपमेंट को, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके सारी जिम्मेदारी दी जाती थी। जब चुनाव हुआ तो किसानों ने कांग्रेस की, बिहार में कांग्रेस की जमींदार और किसान के बीच जो ढुलमुल नीति थी और जमींदारों के पक्ष में चले जाना था, जिस गांधी ने चंपारण से किसान सत्याग्रह किया और जिस कारण से कांग्रेस का विस्तार हुआ, आजादी की लड़ाई का इतना विस्तार हुआ, उसी कांग्रेस ने बाद में जमींदारों का पक्ष लिया जब किसान आंदोलन तेज हुआ। तो उसमें किसान वोट का समय आया तो देखिए क्या कहता है लोकगीत में कि पूरी खिलावे तो खा लीजिए, जलेबी खिलावे तो खा लीजिए, कोठरिया में जाके बदल जाएगी। यानी किसान सभा वाले वह गीत गाते थे कि पूरी खा लो, जलेबी जो कुछ आता है, या कोरोना काल में राशन वाशन मिल रहा है खा लो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका नमक खा रहे हो और उसकी तरफ बदल जाओ, कोठरी में जाके बदल जाओ। यानी तुम वही करो जो तुम्हें किसान और मजदूर के हित में जो चीज लगे उसके साथ तुम खड़े हो। तो इस तरह से लोकगीत का एक व्यापक और बड़ा संसार दिखाई देता है। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिकता ने शिष्ट साहित्य को पैदा किया और वाचिकता पर, रामचंद्र शुक्ल जिसे कहते हैं ना कविता वाणी का विधान है,
तो वाणी का विधान तो कबीर में ज्यादा है, तुलसी में कम है, बल्कि बाह्य कवियों में कम है। आधुनिक कविता वाणी का विधान कम है, आधुनिक कविता मुद्रित ज्यादा है, प्रिंट ज्यादा है। तो शिष्ट साहित्य जो है जिसमें स्मृति ध्वंस, स्मृति को बचाने की कोशिश तो है पर मुद्रित रूप में बचाने की कोशिश है। एक बार पुनः हमें समुदाय की तरफ, किसान आंदोलन के लोकगीत से प्रेरणा मिलती है कि हमें सामुदायिक चेतना का विकास, गांव का विकास, किसानी का विकास, प्रकृति से गहरे जुड़ाव को हम लें। क्योंकि लोकगीत में, किसान आंदोलन के लोकगीत में जो दर्द है वो ये है कि खेती क्यों बिखर रही है, अब पेड़ क्यों मर रहे हैं, चारागाह क्यों गायब हो रहा है। आप देख लीजिए 200 सालों में आधुनिक विकास ने पहली बार पेड़ से, जंगल से शत्रुता का संबंध बनाया है। सर 2 सवाल और आए हैं। शत्रुता का संबंध नहीं था। तो यही धर्म जी। हाँ, 2 सवाल सर और आए हैं। हेलो, एक सवाल है कि राम कथा से संबंधित लोकगीतों के बारे में जानना चाहती हैं हमारी एक सहयोगी नीतू मैडम, नीतू जयसिंघानी। और दूसरा सवाल एक बच्चे का है कि विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका हो सकती है लोकगीतों को पुनः जागृत करने में समाज में। तो ये 2 सवाल हैं छोटे छोटे, आप जरा इन पर। अभी स्मृति में देखिए, ऐसे तो अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में जैसे कि हम सब जानते हैं कि एशिया में 300 रामायण हैं और वे रामायण का जो दायरा है वह जातक कथा में है, आदिवासियों की कथाओं में है। और उसके साथ साथ वाल्मीकि रामायण से होते हुए, तुलसीदास से होते हुए आज तक जो राम कथा चली आई है, उसमें जैसे बड़वई छंद है, या बड़वई छंद जो है राम कथा का, यह लोक से आया हुआ छंद है, बहुत दिलचस्प है। जो बड़वई छंद है तुलसीदास के पास, वो लोक छंद। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मिथिला में जैसे राम कथा है, मान लीजिए मिथिला में राम कथा का वह रूप शास्त्रीय जो वाल्मीकि और तुलसी की राम कथा में है उससे भिन्न इस अर्थ में है कि उस राम कथा में मिथिला की स्त्रियां सीता की आंख से राम को, अयोध्या को देखा है। उसमें 2 रूप देखते हैं, जहां प्यार दिखाई देता है, जो संबंध दिखाई देता है, वहां भी एक अनौपचारिक मैथिली लोकगीत ही ऐसे लोकगीत हैं जो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और राम कथा जैसी तुलसी की दृष्टि से जो राम कथा है उसकी जो गैर मानवीय है, अवतारवादी संरचना है, उसको लोक की जमीन पर मिथिला की स्त्रियां उतार लाती हैं और गाली गलौज तक वो पहुंच जाती है। और मैथिली के लोकगीतों में आप भरपूर इसको देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो पीड़ा है सीता की, यानी मिथिला की स्त्रियों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा की प्रतीकात्मक और लीजेंडरी अभिव्यक्ति सीता के माध्यम से वे स्त्रियां करती। तो इस तरह से आप जितनी रामायण, ये तो केवल मिथिला की आदिवासियों की मतलब 50 से अधिक रामायणें हैं, आप जहां भी जाएंगे उसमें गीत की संख्या बहुत ज्यादा है। सर एक दूसरा सवाल था, गीत की संख्या है। सर एक दूसरा सवाल था एक बच्चे का। हाँ। एक ललित यादव, जो विश्वविद्यालयों में लोकगीत के लिए क्या काम हो सकता है। उनका पूरा सवाल ये है कि लोकगीत को पुनः जागृत करने में आज की शिक्षा व्यवस्था की भूमिका क्या है, ये सवाल है उनका। हमारी शिक्षा व्यवस्था जहां पहुंच गई है, जाने अनजाने वो अब डिजिटल फॉर्म में पहुंच गई है। जूम मीट तक हम आ गए हैं। और देखिए कि ये जो जूम मीट है इस शिक्षा व्यवस्था की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं कि एक तो यह जो आधुनिकता ने क्लासरूम की कंसेप्ट बनाई, उसके बारे में मैं कहता हूं कि जो कुर्सी की सभ्यता आई, जब एक पेड़ मरता है तब एक कुर्सी पैदा होती, तो पेड़ की हत्या से ही कुर्सी बनी। तो जो आधुनिकता का जो ढांचा था शिक्षा का, उसने लोक से, लोक स्मृति से और सामुदायिकता से
समाज से हमें काटा था, वाणी से भी, भाषा के वाचिक रूप से भी हमें काटा था। अब फिर से जो दुनिया लौट रही है, उस दुनिया में मैं देख रहा हूं कि वाचिकता केंद्र में आ रही है, हम आप बातचीत कर रहे हैं, दृश्य केंद्र में आ रहा, हम आप दृश्यों में हैं, उसकी गूंजें, जो कुछ जो हमारी स्मृति है, ये वाचिकता जब आएगी तो हमारी स्मृति आएगी, वह भी सामने आ रही है। डिजिटल फॉर्म उसे संरक्षित कर सकता है, किताबें धुन को नहीं बचा सकती थी। रामनरेश त्रिपाठी से लेकर तमाम लोगों ने प्रिंट तो बनाया, लेकिन उसकी धुन, उसकी गूंज, उसकी लय, उसके छंद और उसके हाव भाव को, पूरे जीवन को, गीत के जीवन को, रचना के जीवन को ऑडियो विजुअल समेट रहा है। पूरी दुनिया में काम चल रहा है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था इसको एक कर सकती है। एक तरफ तो यह जो एक संग्रहण है, उसका लोकगीतों के संग्रहण का काम बड़े पैमाने पर अपने जीवित रूप में, दूसरा उसका समाज शास्त्रीय, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन की भी जरूरत, सांस्कृतिक अध्ययन की भी, केवल समाज शास्त्रीय ऐतिहासिक नहीं, मैं तो कहता हूँ सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। उसमें मन, समाज का मन कैसे है, वो मनुष्य किस रूप में है समाज में, वो लाइव है, वो इतिहास और समाज शास्त्र से ज्यादा वह एक जीवित मनुष्य है जो उस गीत में ग्राम समाज का उपस्थित है। वह स्त्री, वह दलित, वह शोषित उत्पीड़ित, वह श्रमशील जीवन, वह उसके लोक व्यवहार, सब कुछ वहां। आप पर्व त्योहारी मनाते हैं, देख लीजिए, उसमें भावना का ज्यादा महत्व है, विचार का कम है महत्व। तो जो भावनाएं हैं वो लोक गीतों में भरी हैं, तो उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी होना चाहिए। और तीसरा मुझे लगता है कि हम जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, लाइव संबंध रखें, केवल उपयोगिता का संबंध नहीं रखें, बल्कि हम स्मृति में कुछ गुनगुनाएं। तो रॉक और पॉप तो गुनगुनाते ही हैं, रॉक और पॉप के साथ जो है थोड़े से लोक फोक को भी गुनगुनाएं हम। और आजकल तो देखिए फिल्मी दुनिया में भी फ्यूजन का जमाना है, कितने ज्यादा कलाकार आए हैं। ध्यान रखिए, लोक के नाम पे पिछले दिनों बलगड़ीची इतनी ज्यादा आई है, भोजपुरी वगैरह या फिल्म वगैरह तो भरा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी आई है। और उसने जो पारंपरिक लोक का जो रूप, मैं ये नहीं कहता हूं कि पारंपरिक ही लोक रहना चाहिए, उसमें आप जोर से, लोक गीत की बुनियादी विशेषता है कि हर एक व्यक्ति की वो रचना है। जितने हमारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, वे उनकी भी रचना है, उसमें से तोड़ जोड़ कर सकते हैं, अपने समय को शामिल कर सकते हैं। इस तरह से एक रेसिस्टेंस, एक प्रतिरोध, सृजन का भी उसमें आह्वान आप कर सकते हैं। और कोई सवाल अगर पूछना है किसी को? तिवारी सर, एक सवाल मेरा है छोटा सा। हाँ। सर, अपने भाषण में बात करते करते फिजी का जिक्र कर रहे थे और एक उपन्यास का जिक्र किया। मैं थोड़ा उस उपन्यास के बारे में जानना चाह रहा था कि कह रहे थे कि करीब 15-20 साल पहले, क्योंकि मेरी रिसर्च का मामला है तो इसीलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ, मैंने प्रवासी लिटरेचर पे काम किया है। जी, वो उपन्यास जो है डौका पुराण है बंधु, डौका पुराण। जी सर, हाँ नाम है। और वो मैं खोज रहा था, सुब्रमण्य जी का है और ये मैं खोज रहा था। हाँ, दिल्ली के एक प्रकाशन से है, फोटो स्टेट। वो अगर प्रकाशक चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। जी सर, मैं जानना चाह रहा था, इसका जिक्र है वैसे पत्रिकाओं में, लेकिन वो प्रकाशन हमको नहीं मिला। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ जी। और कोई सवाल? एक सवाल शरणजीत का है कि लोकगीतों का निर्माण और चलन उसी तरह है जैसा इतिहास में रहा है, ये पूछ लीजिएगा सर। ठीक है। हाँ, ये डौका पुराण उपन्यास है, सुब्रमणि का है और दिल्ली का एक प्रकाशक है स्टार पब्लिकेशंस। और इसकी भूमिका आप हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही शिक्षक हरीश त्रिवेदी जी ने लिखी है। और पुराण आपको वहां से मिल जाएगा, स्टार पब्लिकेशन, नई दिल्ली। हाँ, एक सवाल और आया है शरणजीत जी का, हमारे छात्र हैं जी, कि आज के दौर में लोकगीतों का निर्माण और चलन उसी तरह है जैसा इतिहास में रहा है, इस पर विचार कीजिए।
आज के दौर में लोकगीतों का निर्माण और चलन लगभग उसी तरह रहा है जैसा कि इतिहास में भी पहले रहा है। माने कोई बहुत बदलाव नहीं आया है कि आया है, ये पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आया है बदलाव। तो मैंने बहुत बार जिक्र की है, लोकगीत अब उतने बन नहीं रहे हैं और उस तरह से निर्माण नहीं हो रहे हैं। सामूहिक सामुदायिक गीत, जब स्मृति पे आधारित समाज था, डॉक्यूमेंटेशन का जमाना नहीं था, तब एक रचना समुदाय बनाता था, लोग गाते थे और दुख सुख संघर्ष में उसे शामिल करते थे और विभिन्न प्रकृति के साथ या पर्व त्योहार के साथ या जीवन के विभिन्न हिस्सों के साथ। लेकिन जब से मुद्रित प्रिंट आया, तो प्रिंट आने के बाद कॉपीराइट भी आया और आइडेंटिटी का विकास हुआ, अस्मिता का, लोगों को लगा पहचान का। और आदमी के आप जानते हैं कि आधुनिकता की कुछ बुनियादी परिभाषाएं हैं, उनमें से जो है वह अस्मिता की खोज है, जिसमें से व्यक्तित्व की निर्मिति है, आत्मसम्मान है, यश है, खास तरह से आर्थिक अर्थ है उससे जुड़ा हुआ। और इस तरह से एक व्यक्तिक आनंद की भी एक बहुत ही वैयक्तिक परिधि भी उसमें, कि निजी आनंद, समूह में आनंद, आनंद का सामुदायिक और सामूहिक रूप खंडित हुआ। अब व्यक्ति एक गीत सुनकर, एक व्यक्ति एक ही घर के भीतर, टेलीविजन है तो उसके 4 रूप 4 कमरों में चल रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि स्मृति का ध्वंस हुआ बड़े पैमाने पर। हम अब तो कंप्यूटर मोबाइल पर अब तो अपना फोन नंबर तक भी याद नहीं रखते हैं, लोग कहाँ से याद रखेंगे। कई बार तो अपना फोन नंबर शुरू में कई बार देखना पड़ता है कि वो मेरा है कि नहीं है। तो इस तरह से उसका क्षरण तो बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। हमें ध्यान रखना, हमने शुरू में ही कहा कि जनगीत और लोकगीत 2 चीजें हैं। तो वही कॉपीराइट का मसला है। अब तो एक कविता फेसबुक पर हम लिखते हैं या एक छंद लिखते हैं तो उसमें अपना नाम लिखते हैं, उसको सेव करते हैं और सी लगाते हैं उसमें। तो इसलिए पहले वाली स्थिति तो नहीं है। दुनिया पहले की तरफ लौट करके तो नहीं जाएगी। मशीन के दौर में बहुत कुछ हम खो चुके हैं, लेकिन जो कुछ भारत जैसे देश के साथ एक बहुत बड़ी चीज है कि आपने देखा कोरोना काल में कि यूरोप और अमेरिका जैसी सुविधा संपन्न और अत्यधिक आधुनिक डिजिटल शक्तियां जो हैं वो ज्यादा नुकसान उनकी हुई है। और भारत जो है आज भी पिछड़ा हुआ और सामुदायिक और गांव किसानी पर आधारित देश है। अभी संभावना इसमें है, अगर हम गांव को, किसानी को, खेती को, श्रमशील समाज की सामुदायिकता को बचाएंगे, घर को बचाएंगे, तो शायद हम जो पुरानी चीजें हैं उन चीजों में नया रूपांतरण कर सकते हैं, कुछ नया जोड़ भी सकते हैं। यही संभावना है। लेकिन लौटना पड़ेगा एक बार जड़ों की ओर, पेड़ की ओर लौटना हो। अब पेड़ को पूछकर विकास होना चाहिए, विकास के को पूछ करके पेड़ नहीं लगाना चाहिए। समस्या क्या है कि आप अगर पेड़ के दोस्त हैं तो विकास के विरोधी हैं। यह जो सोच आई, आज भी वही सोच है। आप ध्यान रखिए, विकसित देशों की, पूंजीवादी देशों के, ग्लोबलाइजेशन के जो मुखिया हैं, फ्रंट लाइन ट्रूप हैं, उनकी तो यही दृष्टि है आज भी, क्योंकि बाजार उन्हें चाहिए। लेकिन हमें भारत जैसे देश, उन देशों को जहां भी बचाने लायक कुछ है। आप ये देखिए कि मैं नवंबर में दिल्ली गया था, श्रीधरम जी से बात कर रहा था, गैस के चैम्बर में दिल्ली बदली हुई थी, पूरा पराली जल रही थी, लोग घरों में प्यूरीफायर लगाकर सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो सिनेमा 14 मिनट का याद आ गया, जब ऑक्सीजन बिक रही है 50 साल बाद की। तो हम जब तक एक कड़ा फैसला नहीं लेंगे, जिस फैसले में जो हमारा रोजनामचा है वह टूटेगा। मनुष्य की दिक्कत क्या है कि जो पैटर्न बन जाता है चेतना का, शरीर का, काम का, वो तोड़ना नहीं चाहता है, वो लौटना नहीं चाहता है। अब यही देखिए कि व्यक्तिवाद कितना चरम है कि बगल में व्यक्ति धुआं से कोई मर जाए, हम ही खुद मर जाए, हम कितने केयरलेस भी मैं नहीं कहूंगा। एक खास तरह की चेतना की निर्मिति, ब्रूटल निर्मिति हुई, एक क्रूर किस्म की चेतना हमारे भीतर के मनुष्य में निर्मित हुई। हमारा मनुष्य ही क्रूर हो गया, हम अपने ही बच्चों के दुश्मन हैं।
अपने ही पे आसपास के अपना ही दुश्मन है, हम धुआं पी लेंगे और शायद हम आदत से लाचार हैं, लेकिन एक हम वो धुआं छोड़ते हुए चलें। शायद मुझे लगता है कि कड़े फैसले और सामुदायिक निर्णय का यह समय है और भारत जैसे देश में तो इसको बचाया जा सकता है, काफी कुछ बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और कोई सवाल न हो तो औपचारिक धन्यवाद को शुरू किया जाए। शायद नहीं है सवाल तो डॉक्टर थैंक यू। तो डॉक्टर अमज्ञा शशिधर जी आप आए और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का विश्लेषण करते हुए उसमें लोकगीतों को स्थापित ही नहीं किया, लोकगीतों द्वारा किए गए हस्तक्षेप को भी दिखाया। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज सिन्हा जो अभी उनको शायद किसी मीटिंग में जाना था, जो उन्होंने लिखा है अभी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कोविड-19 के दौर में भी पठन पाठन की प्रक्रिया को जारी रखने में अपना भरपूर और सहयोग दिया है। डॉक्टर मंगलम मैडम, डॉक्टर द्विवेदी सर, राजेश द्विवेदी सर जो लगातार इस वेबिनार के सदस्य रहे हैं और आगे भी रहेंगे इसकी आशा करता हूं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोमिला जी को जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है कि उन्होंने लगातार इस परंपरा का को जारी रखने की कोशिश की है और लगातार कर रही हैं। उनके सहयोग के लिए श्रीधरम जी का भी धन्यवाद कि ये परंपरा चलती रहे और मैं आशा करता हूं कि अगली मीटिंग भी होगी और वेबिनार के में और भी कुछ सुनने का और सीखने का मौका मिलेगा। अपने छात्रों का धन्यवाद जो इसमें शामिल रहे, सवाल पूछा, सक्रिय भागीदारी के लिए नीतू जय सिंघानी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैसे अपने सहयोगियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं मंच प्रोमिला जी को सौंपता हूं। प्रोमिला जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का संचालक का कार्यभार आपने संभाला। थैंक यू मैडम, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने ये मौका दिया मुझे। और हमारे सभी सम्माननीय बाकी अतिथिगण, अध्यापक गण, बिल्कुल 2 अध्यापक और भी जो बाहर से आए हैं, जो बाहर से आए हैं उनका भी, हमारे बीच लम्ही के संपादक विजय राय जी भी आए हुए हैं, उनका भी हाँ वो और मंजू शुक्ला और अर्चना सिंह, इन सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। ठीक, थैंक यू।